ओके तो आज हम ईयर 2020 का अक्टूबर नवंबर पेपर टू अटेम्प्ट करने लगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Atoms contain the subatomic particles electrons, protons and neutrons. Protons and electrons were discovered by the observation of their behaviors in their electric field. Okay, the diagram shows the behavior of the separate beams of electrons and protons in an electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें जो है दोनों का बिहेवियर दिखाया जा रहा है। कंप्लीट द डायग्राम विद द रिलेटिव चार्ज ऑफ ईच ऑफ द electrically charged plates. Okay, we have to mention the electrically charged plates over here. So the plate which is on the left side must be positive, and the plate which is on the right side must be negative. ये तो सबको क्लियर है। On the diagram, draw a line to show how a separate beam of neutrons from the same source behave in the same electric field. So we know neutrons are neutral, so it must be like this. आप इस तरह न्यूट्रॉन्स की बीम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स क्लियर है सबको? जी। Okay, now electrons in atoms up to krypton 36 are distributed in sp and d orbitals. State the number of occupied orbitals in an isolated atom of krypton. Okay, krypton, how many electrons? हमें krypton में कितने electrons दिख रहे हैं भाई? 36। Okay. So, अगर हम इन 36 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखें तो it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए? 20, 3d10, 40 एंड देन 4p6, 36 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक है, जी। ओके। तो सर हम 431 लिखेंगे ना? सॉरी, दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं? कॉलम्स में 431 लिखेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपसे पूछा है तो नहीं, 4, 3 और 1 नहीं लिखेंगे। देखें, एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। 3। एंड डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। 5। तो एस कितने? 1, 2, 3। 3 एस है, हर एक एस में एक ऑर्बिटल है। सॉरी, देयर आर 4 एस। 4 ऐसे। तो कितने 4 एस के ऑर्बिटल्स हो गए?
4 ऑर्बिटल्स हो गए, बट अगर आप p देखें तो 1 2 एंड 3 p है, एंड ईच p हैव 3 ऑर्बिटल्स, सो 3 टाइम्स 3 मेक्स इट 9, इधर 9 p के ऑर्बिटल्स होंगे। सही, और 5। और टोटल एक ही डी और डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी के कॉलम में 5 आएगा। सो 4 9 एंड 5। ये बात सबको क्लियर है? जी। यस सर। ओके, नाउ complete the diagram to show the number and relative energies of the electrons in an isolated atom of silicon. Okay, so silicon, how many electrons are there? 14. If I'll fill, it would be 1s2, 2s2, 2p6. कितने electrons हो गए? 10. 3s2, कितने electrons हो गए? 12. And then 3p2, 14 electrons हो गए। तो अब अगर मैं इनकी फिलिंग करूंगा, तो इस तरह यहाँ पे उन्होंने पेयर बना हुआ है, 2s में भी एक पेयर आएगा, राइट। देन 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 1 2 3 4 5 6, देन 3s गॉट अ पेयर, एंड 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनिशियली दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फिल होंगे और ये दो ऑर्बिटल्स एम्प्टी रहेंगे। ये क्लियर है सबको? जी। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। The diagram shows a type of orbital, and we all know which type of orbital it is. किसकी शेप है ये? P. p की। State the total number of electrons that exist in all orbitals of this type in an orbital atom of F. फ्लोरीन का आपके पास एक एटम है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको 9 दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स बताएं टोटल जो कि फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल्स में, यानी कि जितने भी फ्लोरीन के पास पी ऑर्बिटल्स हैं उन सब में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 5 1s2, है सर। जी 5। 2s2 एंड 2p 5। तो टोटल एक ही पी है इसके पास और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो वी विल राइट 5 ओवर हियर। इज दिस क्लियर? जी ये क्लियर है बेटा सबको? सर दोबारा बता दें। ओके, देखिए भाई, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 जी। और उन 9 इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में आ गए, 1s में 2 आ गए 2s में, और 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2p में। उन्होंने आपको ये शेप दे के कहा है कि ऐसे जितने भी ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने बताने हैं। तो टोटल ऐसे ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? जस्ट 5 आ रहे हैं, क्योंकि ये शेप 5 की है, सॉरी ये शेप p की है, इसलिए। ये बात क्लियर है सबको? सर जी हमजा। सर सेकंड पार्ट में जैसे 3s और 3p ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें अगर दोनों में हाफ फील्ड अगर हम लोग कर लें तो वो ज्यादा सही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। यहाँ पे यस सर, मतलब 3s को 3s1 कर दें और 3p3, मतलब दोनों हाफ फील्ड हो जाएं। आ, ये सही नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि देखें, हमेशा पहले लोअर ऑर्बिटल में
लोअर ऑर्बिटल फिल होता है, फिर उसके बाद हायर ऑर्बिटल जो है फिल होता है। सर वो एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। हाँ, मगर उन्होंने एक्साइटेड स्टेट कहा नहीं है। एक्साइटेड स्टेट जब होती है तब ऐसा होता है। तो अगर उन्होंने एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे मेंशन किया होता हमजा ऊपर कि एक्साइटेड स्टेट में किस तरह फिल होंगे, तो फिर हम जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ओके से सर, रिमूव करके यहाँ पे समझा। प्लेस करते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पार्ट 4। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी of element in the first row of the D block, scandium 229, are very similar. For all these elements, it's a 4s electron that is lost during the first ionization energy. Suggest why the first ionization energies of these elements are very similar. ठीक है, तो अगर आप periodic table देखें तो आपको ये बात पता चलती है कि ये सब सेम पीरियड में स्कैंडियम से लेके कॉपर तक, यानी कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो आपका पीरियड नंबर 4 है उसमें सबसे पहले पोटेशियम है ग्रुप 1 में, फिर कैल्शियम है 29, सॉरी 20, देन यू हैव अ स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, वेनेडियम के बाद क्रोमियम 24, आफ्टर क्रोमियम यू हैव मैंगनीज 26, आयरन, सॉरी manganese 25, iron 26, cobalt 27, nickel 28, copper 29। तो ये देखें ये सब सेम पीरियड में है और उन्होंने सिर्फ इनको मार्क किया है, क्यों? क्योंकि इन सब में 4s के साथ 3d भी है। ठीक है, इन सब में 4s के साथ थ्री डी भी है। ओके, तो अब वो कह रहे हैं कि इन सब की जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले तो वो रिमूव होता है जब ये एटम अपने गैसियस स्टेट में होते हैं। तो सिमिलर होने की रीजन वो पूछ रहे हैं 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसका रीजन आप कैसे लिखेंगे? अच्छा, देखें अगर हम अक्रॉस में मूव हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, सेम रह रहा है? इंक्रीज हो। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम शील्डिंग रहेगी। इंक्रीज। जी सेम रहेगी। सेम रहेगा। एनी अदर सजेशन? सर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। वो बात तो सही है, मगर यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्यों इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि बढ़ है ना इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे बढ़ रहे हैं? आगे जाते हुए। वो तो सब में बढ़ते हैं ना, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो हम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर लिखते हैं। सर बट अगर सेम ये पीरियड। देखें, सर एक बात सुन लें, अगर यही चीज फॉर एग्जाम्पल हम पीरियड 3 में डिस्कस कर रहे होते, पीरियड 3 में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सोडियम है। मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सोडियम है। सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या है? मैग्नीशियम है। देन यू हैव एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sorry, phosphorus is 15, then sulfur 16, chlorine 17, सर and ये जो आपने argon। बॉक्स बनाया हुआ है इसमें आपको कैसे पता चला था कि इनके पास डी ऑर्बिटल भी है?
ये हमें कैसे पता चला था, ये देखें, जब हम पीरियोडिक, आप सब पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, तो पीरियोडिक टेबल की ये शेप होती है। ठीक है ना? अच्छा, वो जो लेटर्स वो लिखे हुए हैं उनके ऑर्बिटल्स बताते हैं कि इसमें यहाँ तक होते हैं ऑर्बिटल्स। जी 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 बिल्कुल। जो ग्रुप 1 और 2 हैं वो सारे एस ब्लॉक होंगे। ये डी हैं, ये यानी कि इनका, इनमें सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन डी शेल में फिल हो रहा होगा सबसे एंड में। इनमें पी शेल में फिल हो रहा होगा, एक्सेप्ट दिस वन जो हीलियम है उसको छोड़ के, और इनमें सब में एफ शेल में फिल हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, मैं तो सिर्फ अब डी तक देखें। करना था। जी, अब देखें, मैं आपको ये बात बता रहा था कि ये मैंने पीरियड 3 की बात की। तो पीरियड 3 में जब हम देखते हैं, तो पीरियड 3 में हम अगेन अक्रॉस द पीरियड मूव हो रहे हैं। इधर भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बट इधर शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, इधर शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता। ठीक है। बट यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ये बात जरा, इसका रीजन समझ लीजिएगा ताकि आप सबको ये बात क्लियर हो जाए। मैं पहले ये पॉइंट लिख लूं, फिर मैं आपको रीजन भी समझाता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमने बात कर दी कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। अब जरा देखें, अगर मैं स्कैंडियम की बात करता हूँ, स्कैंडियम इज 21। अगर आप इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो इट्स 3D1 एंड 4s2, यहाँ पे एंड होगी। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके। अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं 22, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे एंड होगी? 3D2 4s2। और वेनेडियम की बात करूं तो वेनेडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे एंड होगी? 3D3 4s2। तो शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है? एज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added in inner shell। जो अंदर वाला शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है सबको? और अगर आप इनमें देखें, तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहाँ पे क्या होता है? इट इज 2p6 3s1, it is 2p6 3s2, it is 2p6 3s2 3p1। ये एल्यूमिनियम की लिखी है। तो बेसिकली इसके केस में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो आउटर मोस्ट शेल में ही ऐड हो रहा है, इनर शेल में ऐड नहीं हो रहा। मगर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से कॉपर तक, इनमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो इनर शेल में ऐड हो रहा है। सो हेंस हमारा आउटपुट क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन stays same from scandium 21 to copper 29। सर जब 3D बाद में आता है तो वो आउटरमोस्ट शेल क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा, शेल सही है, सॉरी। शेल तो देखें, थर्ड शेल है ना वो तो। सही है, समझ गया। और फोर्थ शेल हमेशा दूर होगा और थर्ड शेल हमेशा करीब होगा। इनिशियली मैंने ये बात बताई थी कि होता क्या है कि जब इनिशियली फिल हो रहे होते हैं, तो 4s एट अ लोअर एनर्जी एंड 3d एट अ हायर एनर्जी, इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं। बट जैसे ही 4s में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, तो उसके बाद 4s की एनर्जी हायर हो जाती है 3d से। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d में ऐड हो रहे हैं। सो बेसिकली 3d इनर है,
तो इनर शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। तो आपके पास दो चीजें हो रही हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है जो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा, बट शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने की वजह से इनर शेल में, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगी, वो इंक्रीज नहीं होंगी। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। ओके। Hydrogen is a general term. Hydron is a general term represents used to represent. Okay, these three ions. ये तीनों ions क्या हैं? Isotopes के हैं. State in term of subatomic particles in the nucleus. What is same about each of these ions and what is different? तो अगर आप देखें तो सब में नीचे की वैल्यू 1 1 1 है, जिसका मतलब है क्या चीज सिमिलर है? प्रोटॉन। Protons. So we can write same number of protons. And what is different? न्यूक्लियन नंबर्स। न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट है। और न्यूक्लियन नंबर क्यों डिफरेंट है? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे लिखना होगा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर न्यूक्लियन नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है ना? जी बिल्कुल। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर होता है, बिल्कुल। बस ये दो होते हैं सही। जी ये क्लियर है सबको? जी सर। ओके। The period 3 elements sodium to sulfur all react with oxygen to form oxides. State the trend in acid base behavior of the oxides of period 3 elements from sodium to sulfur. अच्छा जी, इनका बिहेवियर आपसे पूछा जा रहा है सोडियम टू सल्फर ऑक्साइड्स का। सो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सर एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रहा है। एसिडिटी मतलब जब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट बेटा इंक्रीज हो रही है एसिडिक डिक्रीज हो रहा स्ट्रेंथ, है। हाँ, बेसिसिटी डिक्रीज। बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। फॉस्फोरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर हम एसिड बेस स्ट्रेंथ की बात करें तो ये अल्कली होता है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और ये तीनों एसिडिक ऑक्साइड है। तो ट्रेंड क्या हमें नजर आ रहा है? स्पेस के पीछे जी कुछ नहीं। तो ट्रेंड इन एसिड बेस इन्होंने पूछा है, तो हम कह सकते हैं these oxides gets more acidic. जी यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। State and explain the trend from sodium to sulfur in the maximum oxidation number of period 3 elements in their oxides. Okay,
तो अगर आप इन सब पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लेस करें, सो सोडियम इज +1, मैग्नीशियम इज +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन इज +4, फॉस्फोरस इज +5। और अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की जगह, क्योंकि देखें सब बढ़ती जा रही हैं, तो हम इसको भी ऐसा, अगर पॉसिबल है तो हम लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ठीक है, तो जो बी पार्ट है, तो इसको हम स्टेट ऐसे करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, अभी हमने ऊपर देखा, इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सल्फर। अच्छा, और इसको रिलेट कर सकते हैं ये किस वजह से हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और इसका इंक्रीज होने का रीजन ये है कि उतने ही ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, देखे ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक ही है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? दो हैं। इधर कितने? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में होता है, सिलिकॉन ग्रुप 4 में होता है, तो इधर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉस्फोरस ग्रुप 5 में होता है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें ट्रेंड क्या मिल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है सोडियम टू सल्फर। तो उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड, phosphorus 5 oxide P4O10 होता है, are both react with water. Name the product of each reaction. Name the product of each of the reaction. Sodium oxide with water. तो अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को वाटर में ट्रीट करूंगा, तो सोडियम ऑक्साइड जब वाटर में, सॉरी, सोडियम ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा, तो इट विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड ओनली। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म होगा, क्योंकि जब Na2O वाटर से रिएक्ट करेगा तो NaOH फॉर्म होगा, और इसी के अकॉर्डिंगली आप बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? तो बस सोडियम। NOH फॉर्म होगा। जी हाँ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, कुछ और फॉर्म नहीं करते। ओके, इसी तरह P4O10 की बात की जाए, तो जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये एसिड फॉर्म करता है। तो P4O10
फॉस्फोरस जी सर ये फॉस्फोरस ऑक्साइड आयोनिक बॉन्डिंग कर रहा है ना आपस में, नहीं कोवेलेंट। बेटा, जी हाँ नॉन मेटल है, कोवलेंट कर रहा है। और सर सोडियम ऑक्साइड आयोनिक है। जी बिल्कुल। ओके सर। तो ये फॉस्फोरस ऑक्साइड फॉर्म करेगा। सॉरी फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड मेंशन सर अब करेंगे ये एसिड क्यों फॉर्म करेगा? क्योंकि बेटा मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, और ये मेटल ऑक्साइड था। भाई देखें, ये आपका वो है जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स, वो वाटर में डिसॉल्व होके जो है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं। ये इनकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। मतलब जनरली जब भी बेसिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो रहा होगा तो वो जो है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, जो कि बेसिकली क्या है, इट्स अ बेस। और अगर फॉस्फोरिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड जो कि नॉन मेटल होते हैं, जब वो वाटर में डिसॉल्व होंगे तो वो अपना एसिड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अभी तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो मैं अभी ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। तो प्रोबेबली अब हमारा ये होगा कि हम हर ऑल्टरनेट क्लास, हर ऑल्टरनेट डे पे 12:30 ऑनवर्ड्स क्लासेस स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा एक्सटेंडेड सेशन रखा करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों की परसों क्लास हो, परसों की क्लास में टारगेट ये होगा कि ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लें, ताकि फिर क्लास में नया पेपर स्टार्ट करें। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। Okay.